की पहल के बाद चीन ने भी RIC की मीटिंग का समर्थन किया है। इस गठजोड़ में रूस, भारत और चीन शामिल है, जिसे फिर से शुरू करने और बैठकों के आयोजन की पहल रूस ने की है। अब इसका समर्थन चीन ने भी किया है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि तीनों देशों की सुविधा पर ये निर्भर करेगा। वहीं चीन ने तो इस पहल का खुलकर समर्थन किया और कहा कि ये जरूरी है ताकि क्षेत्रीय स्तर पर शांति और स्थिरता कायम हो सके। उसने कहा कि त्रिपक्षीय सहयोग न केवल तीनों देशों के हितों को साधता है, बल्कि क्षेत्र और विश्व की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। इस तरह रूस के बाद अब चीन ने भी इस पहल का सपोर्ट किया है, जिसमें भारत भी अहम साझेदारी में है। दरअसल चीन और रूस दोनों ही भारत को साथ लेकर चलना चाहते हैं। रूस के लिए तो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हथियारों से लेकर तेल तक की खरीद भारत उससे करता है। ऐसे में पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी भारत जैसा खरीदार उसके पास रहे, वो यही चाहेगा। इसके अलावा पश्चिमी देशों और अमेरिका की लॉबिंग के बीच वो चाहता है कि चीन, रूस और ब्राजील जैसे बड़े देश उसके समर्थन में रहें। वहीं चीन की मुश्किल ये है कि अमेरिका से उसका टैरिफ वॉर चल रहा है और वो इस स्थिति में भारत से कारोबारी रिश्ते बेहतर चाहता है। वो चाहता है कि भारत जैसा बाजार उसके लिए खुला रहे। इसके अलावा अमेरिका से टैरिफ वॉर में डील करने के लिए भी भारत, चीन और रूस की एकजुटता प्रभावी रहेगी। बीते कई महीनों से चीन ये दोहरा रहा है कि भारत के साथ हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। यही नहीं, चीन की पहल पर लद्दाख में भी सीमा पर तनाव कम हुआ है और दोनों देशों के सैनिकों की संख्या में कमी आई है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. रूस की एक न्यूज वेबसाइट इज़वेस्तिया ने रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रंदेको के हवाले से कहा है कि मॉस्को RIC की बहाली की उम्मीद करता है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली के साथ बातचीत कर रहा है। रुंदेको ने कहा कि ये विषय दोनों देशों के साथ हमारी बातचीत में शामिल है। हम इस प्रारूप को सफल बनाने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि तीनों देश ब्रिक्स के संस्थापकों के अलावा महत्वपूर्ण साझेदार हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी समूह है, जिसमें 5 अतिरिक्त सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात जैसे देशों को शामिल किया गया है। भारत ने दिया सधा हुआ जवाब। इस संबंध में भारत ने गुरुवार को संकेत दिया कि रूस, भारत, चीन के त्रिगुट यानी कि RIC का पुनरुद्धार तीनों देशों की पारस्परिक सुविधा पर निर्भर करता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये एक ऐसा फोरम है जहां तीनों देश आते हैं और अपने हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, जहां तक इस विशेष बैठक के आयोजन का सवाल है तो ये ऐसा मामला है जिस पर तीनों देश पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तरीके से काम करेंगे। गौरतलब हो कि पिछले दिनों नाटो महासचिव मार्क रूट द्वारा चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों को धमकी दी गई थी कि वो रूस से कारोबार बंद कर दें। ऐसे में RIC की मीटिंग को नाटो के लिए एक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। जब इस पहल की शुरुआत हुई तब भी इसे इसी नजरिए से देखा गया था। रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी थी कि अगर वे रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तो उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस पर भी भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि नाटो दोहरे मानदंड अपना रहा है। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं,
पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी और अब अगले साल के लिए अनुमानित सैन्य बजट 46 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इस विधेयक की तैयारी में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर, रक्षा मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर भी शामिल रहे। उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को मजबूत करना होगा। तेहरान का तर्क है, जब बार बार उसके राजनयिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं, जब उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तो जवाब देना तो उसका अधिकार है, न कि आक्रामकता। इसी साल अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसने यह कार्रवाई पहले से चेतावनी देकर की ताकि जान माल की क्षति कम हो। ईरान ने इसे संतुलित और सीमित प्रतिक्रिया बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वही अमेरिका की स्थिति कुछ और है। उसका इंटरसेप्टर स्टॉक लगातार घट रहा है। यूक्रेन को मिसाइल सुरक्षा देने के दबाव में और इसराइल को समर्थन देने के चलते अब खुद अमेरिका की रक्षा तैयारियां कमजोर हो गई। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर एयर डिफेंस हथियारों की मांग इतनी तेज है कि अमेरिका की उत्पादन क्षमता इसे पूरा नहीं कर पा रही। इधर खबर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ये मांग की है कि वे ईरान पर जल्द ही फिर से हमला करेंगे। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने इसका विरोध भी नहीं किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका अब पैट्रियट मिसाइलों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पैट्रियट जैसी मिसाइलें हर हफ्ते नहीं बनती और युद्ध हर दिन हो रहा। ईरान के संसद में अब यह भावना तेज हो गई कि सैन्य तैयारी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। तेहरान अब सिर्फ जवाबी हमला करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। सैन्य निवेश, क्षेत्रीय कूटनीति और घरेलू स्थिरता, तीनों पर उसकी नजर है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ हथियारों की होड़ से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर उन्हें भी पश्चिम एशिया की नई हकीकत को समझते हुए संवाद की जरूरत है। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे। हूतियों का दावा है कि ये हमले इजराइल के खिलाफ समर्थन में किए जा रहे हैं, लेकिन इन जहाजों का इजराइल से सीधा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमलों के चलते वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। जहाज अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप रूट से लंबा रास्ता अपना रहे हैं। इससे माल ढुलाई में देरी, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और व्यापार घाटा सामने आ रहा है। तेल अवीव ने इसे एक वैश्विक समुद्री खतरा घोषित किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल हूती नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सीरिया, लेबनान जैसी सर्जिकल स्ट्राइक की योजना फिर बना रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इससे संकट सुलझेगा या फिर गहराएगा। जबकि अमेरिका ने पहले ही ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के तहत नौसैनिक गश्ती शुरू कर दी है। यूरोपीय संघ भी ऑपरेशन एस्पाइड्स चला रहा है, लेकिन लगातार हमले ये दिखाते हैं कि ये उपाय अभी तक नाकाफी हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि